1 मंथ लाइव क्लास हम लोग की स्टार्ट हो चुकी है इस वीडियो से। कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 599। इस बार आपका एमसीक्यू पैटर्न है ना, एमसीक्यू है, गलत तो गलत, सही तो सही। तो आपके 150 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से आउट ऑफ 150 75 की तैयारी आपको कराई जाएगी। अगर आपने 1 मंथ लाइव क्लास ज्वाइन कर ली तो वी कैन गारंटी कि आपने अगर खुद से भी थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपके 75 क्वेश्चंस तो सही होने ही होने हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज विच एंड आई एम योर तन्वी मैम। तो आज हम उठाएंगे एलयू सेमेस्टर 4 का टॉपिक। ये पहला ऐसे है उनका, ठीक है, ये विलियम हेजलिट ने लिखा है और आज का हमारा टॉपिक है ऑन गोइंग अ जर्नी। जो टाइटल है उसका नेम है ऑन गोइंग अ जर्नी। कई जगह पे ऑन गोइंग ऑन अ जर्नी लिखा है विच इज रॉन्ग, जो कि गलत है, ठीक है। टाइटल जो है वो ऑन गोइंग अ जर्नी है, ऐसे का नेम यही है, ठीक है, यानी जर्नी पे जाने पर, ये होगा इसका हिंदी में मीनिंग। एंड ये क्यों टाइटल रखा है उन्होंने, ठीक है, बेसिकली हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, गोइंग ऑन अ जर्नी, राइट, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ जर्नी उन्होंने ऑन गोइंग अ जर्नी क्यों चूज किया टाइटल को, ये हम लास्ट पार्ट में समझेंगे। हमें लास्ट पार्ट में क्लियर होगा कि ये टाइटल क्यों पड़ा है। ओके, अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विलियम हैजलिट, न्यू मंथली मैगजीन, जनवरी 1822, टेबल टॉक 1822। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये जो ऐसे है ये विलियम हैजलिट ने लिखा है और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था न्यू मंथली मैगजीन में। जनवरी वाज द मंथ जिस मंथ में पब्लिश हुआ था और ईयर था 1822। अब आगे जो लिखा है टेबल टॉक 1822, इसका मतलब हुआ जब ये न्यू मंथली मैगजीन में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था ना, तो ये एज अ टेबल टॉक नंबर 1 पब्लिश हुआ था। मतलब इसकी जो हेडिंग थी वो थी टेबल टॉक नंबर 1, ठीक है, उसके अंडर ये पब्लिश हुआ था एज टेबल टॉक नंबर 1। तो इसीलिए आगे टेबल टॉक लिखा हुआ है ना। व्हाट इज टेबल टॉक? तो टेबल टॉक बहुत ही नोटेबल वर्क है और ये भी विलियम हैजलिट का ही वर्क है, ठीक है। विलियम हैजलिट ये थे, फोटो आपको दिख रही होगी, और ये है विलियम हैजलिट की डिटेल्स, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। One of the pleasantest things in the world is going a journey. सबसे ज्यादा सुखद या जितनी भी सुखद चीजें हैं उनमें से अगर एक चीज जो सुखद है वो क्या है, वो जर्नी पे जाना है, यानी उनको जर्नी पे जाना अच्छा लगता है ऑथर को। बट आई लाइक टू गो बाय माई सेल्फ, लेकिन मुझे खुद से जाना पसंद है जर्नी पे। खुद से जाने का मतलब है कि अकेले जाना पसंद है, मुझे साथ में लेकर के सबको जाना नहीं पसंद, मुझे सोलो ट्रेवल करना पसंद है। आई कैन एंजॉय सोसाइटी इन अ रूम बट आउट ऑफ डोर्स नेचर इज कंपनी इनफ फॉर मी। अब वो क्या कह रहे हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे लोगों के साथ रहना नहीं पसंद, मैं लोगों के साथ एक रूम में, सोसाइटी इन अ रूम का मतलब क्या हुआ कि लोगों के साथ एक रूम में वो रह सकते हैं ना। इन्होंने सोसाइटी क्यों लिखा, पीपल भी तो लिख सकते थे ना। ये सोसाइटी इसलिए लिखा बिकॉज सोसाइटी में क्या होता है, सब लोग डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, सब लोग डिफरेंट ओपिनियन होते हैं सबके पास, सब लोग की थिंकिंग पावर डिफरेंट होती है। एज सेम जब एक ही रूम में कई सारे लोग बैठते हैं तो उनके साथ साथ उनके कई सारे ओपिनियन और कई सारे माइंडसेट बैठते हैं, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे सोसाइटी मेंशन है इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग पीपल। क्लियर? ओके, तो वही वो कह रहे हैं कि एक रूम में मुझे अगर किसी के साथ बैठना हो या लोगों के साथ बैठना हो, आई विल बी कंफर्टेबल इन इट। लेकिन बट आउट ऑफ डोर्स, जब हम घर के बाहर की बात करें या दरवाजे की बाहर की बात करें, नेचर इज कंपनी इनफ फॉर मी, तो फिर नेचर की जो कंपनी है वो मेरे लिए काफी होती है। आई एम देन नेवर लेस अलोन देन व्हेन अलोन। ओके, अंडरलाइन करिए, इसको आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में। नाउ यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, देन और दैन का साथ में यूज हुआ है, जिसमें से जो दैन है वो कंपैरिजन दिखा रहा है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं आई एम देन से यहाँ पे क्या मतलब हुआ, देन से मतलब जब वो आउटडोर रहते हैं, जब वो नेचर के साथ रहते हैं, उस सिचुएशन की वो बात कह रहे हैं कि आई एम देन नेवर लेस अलोन दैन व्हेन अलोन। तब मुझे उतना अकेला फील नहीं होता है जितना मुझे तब होता है जब मैं अकेले रहता हूँ, एकदम ही अकेले रहता हूँ।
कमरे में या रूम में या कहीं पे भी, इंडोर की बात कर रहे हैं वो, जब मैं इंडोर में एकदम अकेले रहता हूँ उस टाइम पे मुझे जितना अकेला फील होता है उतना अकेला मुझे तब फील नहीं होता जब मैं बाहर रहता हूँ, नेचर के साथ रहता हूँ। दैट इज वाई यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है ना, नेचर इज कंपनी इनफ फॉर मी, उसको उन्होंने और एक्सप्लेन किया है कि क्यों है ऐसा, ऐसा उनको क्यों लगता है कि नेचर की कंपनी होना उनके लिए काफी है। ठीक है, तो वही चीज आगे उन्होंने लिखी है। आगे क्या बोलते हैं वो, द फील्ड्स हिज स्टडी, नेचर वॉज हिज बुक। अच्छा, एक चीज जो हमें यहां से पता लगती है, दैट इज जब आप विलियम हैजलिट की राइटिंग स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि इनको कोटेशंस डालने बहुत पसंद थे। ये अपने राइटिंग्स में कोटेशंस डालते थे। ठीक है, इनकी जो राइटिंग्स होती थी वो बहुत जॉयफुल होती थी, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होती थी। ठीक है, और बहुत पीसफुली ये अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते थे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। ऐसा लगता नहीं था कि ये बहुत हाइपर होके लिख रहे हैं या कुछ वैसा। ठीक है, एक शांति दिखती थी। सो काफी अच्छी होती थी इनकी राइटिंग्स। एंड जो मेन चीज होती थी, इनको कोटेशंस डालना बहुत पसंद था। ऑलमोस्ट हर राइटिंग्स में आपको विलियम हैजलिट की कोटेशंस मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जो इन्होंने ये कोटेशन डाला है, द फील्ड हिज स्टडी, नेचर वॉज हिज बुक, ये ब्लूमफील्ड का कोटेशन है। ठीक है, ये ब्लूमफील्ड ने द फार्मर्स बॉय और स्प्रिंग में लिखा था, पेज नंबर 31 में ये कोटेशन आएगा। ये ब्लूम्सफील्ड कौन थे? अब ये जो ब्लूम्सफील्ड थे ये लिंग्विस्ट थे, तो उन्हीं के वर्क से ये कोटेशन उन्होंने उठाया है। ये क्या बोलता है, द फील्ड्स हिज स्टडी, नेचर वाज हिज बुक। जो फील्ड थी, ठीक है, यानी जो बाहर का ग्राउंड था पूरा, जो लोग बाहर जब वो जाते थे तो जो उनको सीन दिखता था वो उनकी स्टडी थी। स्टडी थी मीन्स उसको वो ऑब्जर्व करते थे। नेचर वॉज हिज बुक, और जो नेचर थी वो उनकी किताब थी एक तरीके से। उन्होंने ये कोट डाला है तो वो इसी सेंस में डाला है कि उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो अच्छा था, लेकिन जो भी वो ऑब्जर्व करते थे उसको प्रोसेस में ला करके और उसको एक अकॉर्डिंगली सेट करना एक प्रॉपर मैनर में, वो तभी कर पाते थे जब वो नेचर के साथ होते थे। तब क्यों? क्योंकि नेचर उनकी बुक है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे सिंबॉलिक वे में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसीलिए इन्होंने ये कोट यहाँ पे मेंशन किया है। आगे वो क्या कह रहे हैं, आई कैन नॉट सी द विट ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम। विट का मतलब क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे लेकिन किस सेंस में यूज हुआ है? क्या बोल रहे हैं वो कि मुझे टहलते टहलते और बातें करने में, दोनों चीज एक साथ करने में कोई भी बुद्धिमानी दिखाई नहीं पड़ती। यानी यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ऑथर है उनको चलते चलते बात करना नहीं पसंद है। उन्हें चाहिए कि अगर वो सिर्फ वॉक कर रहे हैं तो वो सिर्फ वॉक करे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। When I am in the country, I wish to vegetate like the country. Now vegetate का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ग्रो करना, राइट? किसी चीज को उगाना। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? When I am in the country, I wish to vegetate like the country. जब मैं कंट्री में होता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरी कंट्री ग्रो कर रही है वैसे ही मैं भी ग्रो करूं। अब इसको ग्रो करने का यहाँ पे क्या सेंस हुआ? किस सेंस में वो ग्रो करें? माइंडसेट के सेंस में वो ग्रो करें। ठीक है, अगर हम टहलते टहलते बातें करते हुए चलेंगे तो हमारे आसपास क्या हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारा दिमाग तो बातें करने पे होगा ना, राइट? तो हम ग्रो कैसे करेंगे? माइंड के बेसिस पे, थिंकिंग पावर के बेसिस पे। दैट इज व्हाई हियर इज सेइंग कि अगर मैं कंट्री में होता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं भी कंट्री की तरह ग्रो करूं, मेरा माइंडसेट भी ग्रो करे, मैं भी सोच पाऊं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वो ये चीज लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट फॉर क्रिटिसाइजिंग हेज रोज एंड ब्लैक कैटल। नाउ व्हाट इज हेज रोज? आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो जिसको हम हिंदी में मेड़ बोलते हैं, सुना है ना, गांव में खेतों में होती है, उसको हेज रोज बोला जाता है। एंड ब्लैक कैटल बुफेलोज ऑब्वियसली। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं हेज रोज जो है, मेड़ वगैरह जो है, फार्म जो है, और जो ब्लैक कैटल्स है उनको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं हूं। आई गो आउट ऑफ टाउन इन ऑर्डर टू फॉरगेट द टाउन एंड ऑल दैट इज इन इट। जब मैं टाउन से बाहर जाता हूं तो मैं इसलिए नहीं जाता कि मैं वो सब क्रिटिसाइज करूं, मैं इसलिए जाता हूं ताकि जो टाउन में चीजें हैं और टाउन को मैं थोड़ी देर के लिए भूल सकूं और खुद के साथ रह सकूं।
ठीक है, देर आर दोज हु फॉर दिस पर्पस go to watering places and carry the metropolis with them. Now what is metropolis? metropolis क्या है? metropolis वो लोग जो बड़ी सिटीज में रहते हैं, बेसिकली जितनी भी बड़ी सिटीज हैं उनमें जो लोग रहते हैं उनको मेट्रोपोलिस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, देर आर दोज, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, हु फॉर दिस पर्पस, जो इस पर्पस के लिए, यहाँ पे जो दिस पर्पस आया है वो किस लिए आया है, क्रिटिसाइजिंग हेज रोज इन ब्लैक केटल, ठीक है, ये उसके लिए आया है। फॉर दिस पर्पस गो टू वाटरिंग प्लेसेस, वो वाटरिंग प्लेसेस में जाते हैं ना। व्हाट इज वाटरिंग प्लेसेस? जो अच्छी अच्छी जगह होती हैं, उनके टाउन से जो बेटर कंडीशन में प्लेसेस है, वाटरिंग प्लेसेस का यहाँ पे वो मतलब है, उस सेंस में यूज हुआ है। एंड कैरी द मेट्रोपोलिस विद देम, और मेट्रोपोलिस को साथ में लेके जाते हैं। वो ये माइंडसेट बता रहे हैं लोगों का कि सिर्फ अपने टाउन को क्रिटिसाइज करने के लिए लोग जो है वो अपने टाउन से बाहर जाते हैं और ऐसे लोगों को लेके जाते हैं जो बड़ी सिटी में रह रहे हो, ठीक। रीजन बीइंग, क्योंकि जो बड़ी सिटी में रह रहे हैं उनको छोटी सिटीज नहीं पसंद आती हैं, तो अगर वो उनको क्रिटिसाइज करेंगे वो अपने टाउन को, तो उनको पता है कि मेट्रोपोलिस जो होंगे वो उनका साथ देंगे कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा नहीं है, वहां पे ऐसा होता है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि ऐसे लोग हैं दुनिया में, लेकिन मैं उस तरीके का नहीं हूँ। मैं अपने टाउन से बाहर जाता हूँ खुद के साथ रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, ना अपने टाउन को और उसमें जो भी चीजें हैं उसको भूलने के लिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं। आई लाइक मोर एल्बो रूम एंड फ्यूअर इनकम्ब्रेंसेस। अब ऑथर कह रहे हैं कि उन्हें जो है ऐसे रूम पसंद है जो छोटे हों लेकिन उनमें इतनी स्पेस हो कि आराम से कोई टहल सके इन द सेंस कि वॉक कर सके, वॉक करने की स्पेस हो, उनको ऐसे रूम पसंद है। एल्बो रूम का यहाँ पे वो मतलब हुआ। इनकम्ब्रेंसेस बर्डन, ठीक है, तो ऑथर ये कह रहे हैं कि मुझे कम बर्डन पसंद है और ऐसे रूम पसंद है जो छोटे हों, मतलब जिनमें सिर्फ हम टहल सके, वॉक कर सके, अगर कोई जरूरत का सामान हो तो हम चल के उसे उठा सके। आई लाइक सॉलिट्यूड, मुझे सॉलिट्यूड पसंद है, अकेलापन पसंद है, सुकून पसंद है। व्हेन आई गिव माई सेल्फ अप टू इट फॉर द सेक ऑफ सॉलिट्यूड नॉर डू आई आस्क फॉर, देन वो एक कोटेशन अगेन यूज करते हैं, अ फ्रेंड इन माई ट्रीट whom I may whisper solitude is sweet। अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे सॉलिट्यूड पसंद है और जब मैं अपने आप को उस स्टेट को दे देता हूँ, उस स्टेट में चला जाता हूँ, जब मैं सॉलिट्यूड की स्टेट में चला जाता हूँ, क्या बोल रहे हैं, व्हेन आई गिव माई सेल्फ अप टू इट, ठीक है। अब ये जो अप टू इट है इसको आगे उन्होंने और एक्सप्लेन किया है, मतलब कि फॉर द सेक ऑफ सॉलिट्यूड, यानी सॉलिट्यूड के लिए, उस अकेलेपन के लिए जब मैं अपने आप को दे देता हूँ, जब मैं एकदम फ्री हो जाता हूँ माइंड से, तब उस सिचुएशन में नॉर डू आई आस्क फॉर, मतलब मैं फिर इस बारे में भी नहीं पूछता। अब वो आगे बता रहे हैं कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं। अ फ्रेंड इन माई रिट्रीट whom I may whisper solitude is sweet। इनफैक्ट जब मैं अपने आप को सॉलिट्यूड को दे देता हूँ तो मुझे कोई फ्रेंड भी नहीं चाहिए होता जिसको मैं ये बता सकूं कि सॉलिट्यूड कितना अच्छा है, मुझे ऐसे भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ती। यानी वो इस लेवल के सॉलिट्यूड को पसंद करते हैं, उनको इस हद तक पसंद है सॉलिट्यूड, ठीक है। अब ये जो कोटेशन है हम इसकी बात कर लेते हैं। अ फ्रेंड इन माई रिट्रीट whom I may whisper solitude is sweet, ये किसका है, ये कॉपर का कोट है, ठीक है, और ये उन्होंने रिटायरमेंट वर्क है उनका एक, उसमें लिखा था। ये आता है पेज नंबर 741 एंड 742 में। क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसमें आप एक चीज और गौर करो, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी एक्स्ट्रा कि कोटेशंस को उन्होंने किस तरीके से यूज किया है। ऐसा हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग फुल स्टॉप के बाद कोटेशन यूज करते हैं ना, इन्होंने ऐसा नहीं किया है। नॉर डू आई आस्क फॉर, वो नॉर्मली एक सेंटेंस में लिख सकते थे ना, नॉर डू आई आस्क फॉर अ फ्रेंड whom I can tell that how much sweeter is solitude या जो भी, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट उन्होंने कोटेशन लिखी अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, है ना, कोटेशन मेंशन करी। तो इस चीज को आप लोग ऑब्जर्व करो और सीखो, ये आप लोग अपने आंसर्स में भी कर सकते हो, इससे आप लोग का आंसर का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द सोल ऑफ अ जर्नी इज लिबर्टी, परफेक्ट लिबर्टी टू थिंक, feel, do just as one pleases।
अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जो सोल है जर्नी की, जो एक प्योर एसेंस होता है जर्नी का, वो क्या है, वो लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब ही होता है टू डू समथिंग जो तुम्हारे मन में आ रहा है, ठीक है, उसको फ्रीली होकर के कर पाना। तो लिबर्टी को और इम्फोसाइज करते हुए वो कहते हैं परफेक्ट लिबर्टी। और आगे वो एक्सप्लेन करते हैं टू थिंक, फील, डू जस्ट एज वन प्लीजेज। वन प्लीजेज मतलब कि जैसा कि हमें ठीक लगे, जैसा हमें अच्छा लगे वैसा थिंक करना, फील करना और करना। जर्नी के वही सोल है, ठीक है। अगर आप जर्नी में जा रहे हो और वहां पे भी आप दूसरों के हिसाब से रह रहे हो, मतलब ठीक है कि अगले पर्सन के साथ जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको एडजस्टमेंट करने ही होंगे, राइट। दैट इज वाई उनको अकेले जाना पसंद है, ताकि वो जो चाह रहे हैं वो कर सके। वी गो अ जर्नी चीफली टू बी फ्री ऑफ ऑल इम्पेडिमेंट्स एंड ऑफ ऑल इनकन्वीनियंसेस। देखो आगे वो वही चीज कहते भी हैं कि हम जर्नी पे क्यों जाते हैं। हम जर्नी पे इसलिए जाते हैं ताकि हम जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं, इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स। इम्पेडिमेंट्स वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम शेक्सपियर की सोनेट में पढ़ा था, ट्रू माइंड्स वाली में, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम इम्पेडिमेंट्स पढ़ा था, तो मुझे याद है आज तक, ठीक है। तो पता है यही होता है, जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आपको ये तक याद रह जाता है कि ये वर्ड मैंने पहली बार कहाँ पढ़ा था। ये चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि हम जर्नी पे क्यों जाते हैं। बेसिकली हम जर्नी पे इसलिए जाते हैं ताकि हम जितने भी इनकन्वीनियंसेस हैं, ठीक है, और जितने भी बर्डन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम फ्री हो सके कुछ टाइम पीरियड के लिए। नाउ दो चीज जो गौर करने वाली है वो ये कि इम्पेडिमेंट एक वर्ड, दूसरा वर्ड इनकन्वीनियंसेस। इनकन्वीनियंसेस का मतलब भी वही हुआ ना, अगर हम नॉर्मल बेसिस पे देखें तो हम यही तो बोलते हैं कि इनकन्वीनियंस हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने इम्पेडिमेंट्स और इनकन्वीनियंसेस को अलग अलग मेंशन क्यों किया है। वो एक बार में प्रॉब्लम भी तो कह सकते थे, नहीं। इम्पेडिमेंट्स इज जब आपकी लाइफ में इनर बेसिस पे प्रॉब्लम हो रही हो, आपके इमोशनल बेसिस पे भी प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, दैट इज समथिंग इन इम्पेडिमेंट। वो आपके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पे होने वाला है। दोज आर इम्पेडिमेंट्स, दैट आर इम्पेडिमेंट्स। लेकिन अगर हम इनकन्वीनियंस की बात करें तो इनकन्वीनियंस जो होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। बेसिकली ये डिफरेंस होता है इम्पेडिमेंट और इनकन्वीनियंसेस में, ठीक है। जैसे कोई बैठा है आपके पास या कोई आया, फॉर एग्जाम्पल कोई गेस्ट आया और आपको उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है या आपको उसकी जो लैंग्वेज है वो नहीं पसंद है, ठीक है, तो वो गेस्ट है ना, वो कुछ टाइम पीरियड रहेगा, उसके बाद वो चले जाएंगे, राइट। तो ये क्या है, ये इनकन्वीनियंस है कि वो जब तक रहेंगे तब तक, उस टाइम पीरियड तक आपको इनकन्वीनियंस रहेगा। बट इम्पेडिमेंट इज जब आपको ये हो जाए या आपकी लाइफ में हो जाए कि आपको उसी के साथ रहना ही है 24 आवर्स, दैट इज प्रॉब्लम फॉर यू, दैट विल बी द इम्पेडिमेंट फॉर यू। अभी क्लियर हुआ कि इम्पेडिमेंट और इनकन्वीनियंस अलग अलग क्यों लिखा है और क्या डिफरेंस है। ओके, आगे वो कह रहे हैं टू लीव आवरसेल्फ बिहाइंड। अब वो इसी चीज को और इलेबोरेट करते हैं कि हम जर्नी पे क्यों जाते हैं। टू लीव आवरसेल्फ बिहाइंड, खुद को पीछे छोड़ने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, खुद को पीछे छोड़ देंगे तो खुद को ग्रो कैसे करेंगे। ऊपर वो कह रहे थे कि मुझे कंट्री की तरह खुद को ग्रो करना है, और फिर नीचे वो कह रहे हैं कि टू लीव आवरसेल्फ बिहाइंड। नो, टू लीव आवरसेल्फ बिहाइंड का यहाँ पे मतलब हुआ जो हमारा प्रेजेंट वर्जन है, हम उसको पीछे छोड़ेंगे और ग्रो करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे ना। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो ओल्डर वर्जन है वो पीछे छूटेगा ना। यहाँ पे उसी की बात हो रही है। हम जर्नी पे इसीलिए जाते हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ सर्टेन चेंज हो रहा है और हमें लग रहा है कि नहीं ये हमें रॉन्ग पाथ पे ले जाएगा, हमें अपने इस चीज को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा इस हैबिट को, तब हम जर्नी पे जाते हैं टू ग्रो, राइट। सो यहाँ पे उस सेंस में यूज हुआ है टू लीव आवरसेल्फ बिहाइंड, मच मोर टू गेट रिड ऑफ अदर्स। और ज्यादातर हम क्यों जाते हैं, ताकि हमें थोड़ा जो लोग हैं उनसे थोड़ी शांति मिल सके, उनसे हम दूर रह सकें। तो जो हम पिस्ड ऑफ हो रहे हैं बार बार वो ना हो। इट इज बिकॉज आई वॉन्ट अ लिटिल ब्रीदिंग स्पेस टू म्यूज ऑन इनडिफरेंट मैटर्स वेयर कंटेम्पलेशन may plume her feathers and let grow her wings, that in the various bustle of resort
were all too ruffled and sometimes impaired. Okay, so अब हम पहले बात करते हैं इस कोटेशन की। ये जो कोट लिखा हुआ है, may plume her feathers and let grow her wings that in the various bustle of resort were all too ruffled and sometimes impaired. ये मिल्टन का है, ठीक है। ये कोट जो है वो मिल्टन ने लिखा है। कॉमर्स उनका एक वर्क था, उस वर्क में मिल्टन ने ये कोट को लिखा है, पेज नंबर 378 एंड 380 पे। जब आप देखोगे तो आपको ये कोट मिलेगा। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग पे। क्या बोल रहे हैं वो? इट इज बिकॉज आई वॉन्ट अ लिटिल ब्रीदिंग स्पेस। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सांस लेने का वक्त चाहिए होता है। सांस लेने का वक्त मतलब यहाँ पे क्या सेंस है बताती हूँ मैं। लिटिल स्पेस टू म्यूज। म्यूज का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट होकर के किसी चीज के बारे में सोचना, उसे हम म्यूज करना बोलते हैं। ऑन इनडिफरेंट मैटर्स, ठीक है, ऑन इनडिफरेंट मैटर्स वेयर कंटेम्पलेशन। अब कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है? चिंतन करना। क्या होता है? चिंतन करना। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इट इज बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होता है उन चीजों के बारे में सोचने के लिए जो ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। इनडिफरेंट मैटर्स का मैटर्स मतलब चीजें, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब जो ज्यादा अच्छी ना हो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। लाइफ में क्या होता है, हम हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को सोचते 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 हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, जो अल्टीमेटली बाद में जाके बहुत बड़ा इंपैक्ट देती है हमें, राइट। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि उन चीजों के बारे में सोचने के लिए भी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, खाली वक्त चाहिए, जहां पे मैं माइंड से एकदम फ्री स्टेट में हूँ, रेस्ट स्टेट में हूँ, तभी मैं उन चीजों के बारे में सोच पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं कि इसीलिए ऐसे जाना चाहिए जर्नी पे। और जर्नी की जो सोल होती है वो इन्हीं चीजों पे रिलाई करती है, उसका वो यही रीजन देते हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं? वेयर कंटेम्पलेशन, ठीक है। ऐसी स्पेस, ऐसी ब्रीथिंग स्पेस में जाने के बाद, ऐसी ब्रीथिंग स्पेस मुझे इसलिए चाहिए होती है ताकि मैं उन मैटर्स के बारे में सोच सकूं। और जब हम इस स्टेट पे होते हैं, जब हम इस पोजीशन पे होते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं, तो जो कंटेम्पलेशन होता है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, हमारा जो चिंतन होता है, फोकस होता है, वो आगे वो बताते हैं। अब ये जो कोटेशन है ये कंटेम्पलेशन के लिए है, ठीक है। मे प्लूम हर फेदर एंड लेट ग्रो हर विंग्स, जहां पे कंटेम्पलेशन जो है वो अपने फेदर को ला सके, यानी बेसिकली वो ब्लूम कर सके, वो अपनी हाईएस्ट स्टेट पे पहुंच सके, ठीक है, जहां पे वो फ्री होकर के सोच पाए उस बारे में। उसी के उसमें लिखा हुआ है कि मे प्लूम हर फेदर्स एंड लेट ग्रो हर विंग्स दैट इन द वेरियस बसल ऑफ रिजॉर्ट, डिफरेंट डिफरेंट मैटर पे जा सके, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देख सके, ठीक है। वर ऑल टू रफल्ड एंड सम टाइम इम्पेयर्ड, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब समझो, जब हम कोई चीज सोचेंगे, जब हमारी थिंकिंग ग्रो होगी, तो जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार में प्रॉपर या सही थिंकिंग पे पहुंच पाए, ठीक है। हम जब थिंकिंग करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को शो करेगी, ठीक है। उसमें से कुछ पर्सपेक्टिव जो होंगे वो सही निकलेंगे, कुछ पर्सपेक्टिव जो है वो लिंक करेंगे, लेकिन कुछ पर्सपेक्टिव जो है वो एकदम ही अपोजिट होंगे। बट उसके लिए क्या जरूरी है? पहले कि आपको ये स्पेस मिल सके कि आप वहां तक पहुंच तो सको, सोच तो सको। तो इसीलिए उन्होंने ये लिखा है दैट आई absent myself from the town for a while without feeling at a loss the moment I am left by myself। अब वो ये कह रहे हैं, जब मैं टाउन से निकलता हूँ, ठीक है, आई एबसेंट माई सेल्फ फ्रॉम द टाउन फॉर अ वाइल, जब मैं टाउन से निकलता हूँ कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ वक्त के लिए, विदाउट फीलिंग एट अ लॉस द मोमेंट आई एम लेफ्ट बाय माई सेल्फ। जब मैं लेफ्ट, यानी लेफ्ट बाय माई सेल्फ का क्या मतलब हुआ? जब मैं खुद से, अपनी इच्छा से कुछ देर के लिए टाउन को छोड़ करके बाहर निकलता हूँ, तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं जो टाउन के मोमेंट्स हैं उनको खो दूंगा। मुझे ऐसा फील नहीं होता। क्यों नहीं फील होता? ये जो यहाँ पे दैट आया है, ये इसीलिए आया है। इसलिए नहीं फील होता क्योंकि वो जहां जाते हैं, जब वो बाहर कहीं जाते हैं, तो उनका जो माइंडसेट होता है फिर वो शांत होता है और वो और चीजों पे सोच पाता है, ठीक है। तो मतलब वो कुछ ना कुछ गेन करके ही वापस लौटते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बिचिंग करने जा रहे हैं या वो सिर्फ क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं अपने टाउन को, वो ये फालतू चीजें करने नहीं जाते हैं। दैट इज द रीजन कि उन्हें ये नहीं लगता कि उन्होंने टाउन के मोमेंट्स को खो दिया। वो जहां जाते हैं कुछ ना कुछ गेन करके ही आते हैं, अपने खुद को कुछ ना कुछ लेवल इंक्रीज करके ही आते हैं अपने अंदर का, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे जो दैट आया है वो ऊपर कंटेम्पलेशन के लिए आया है, और कंटेम्पलेशन के लिए जो पूरा ये इन्होंने कोट लिखा है ना, इसके लिए आया है यहाँ पे दैट, ठीक है, कि वो सोचते हैं उस चीज के बारे में, उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो बढ़ती है। इंस्टेड ऑफ अ फ्रेंड इन अ पोस्ट चेज और इन अ टिलबुरी, पोस्ट चेज क्या होता है, हॉर्स कैरिज देखा है वैसा ही, और टिलबुरी क्या होता है, वो भी हॉर्स कैरिज ही होता है। पोस्ट चेज की फोटो दिख रही होगी आपको, ये पोस्ट चेज, ये ऊपर से पूरा क्लोज होता है, ठीक है, एंड दिस इज टिलबुरी। टिलबुरी जो होता है वो ओपन होता है, वो भी हॉर्स से ही चलता है बट वो ओपन होता है, दिख रही होगी फोटो आपको, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ अ फ्रेंड इन अ पोस्ट चेज और इन अ टिलबरी टू एक्सचेंज गुड थिंग्स विथ एंड वेरी द सेम स्टेल टॉपिक्स, यानी स्टेल टॉपिक्स मतलब बोरिंग टॉपिक्स या पुराने टॉपिक्स, ओवर अगेन फॉर वंस लेट मी हैव अ ट्रूस विथ इम्पर्टिनेंस। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये इंस्टेड ऑफ ये दोस्तों के साथ जो है टिलबरी और पोस्ट चेज में जाने में, ठीक है, और उनके साथ बैठ करके अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सचेंज करने में, और वही पुरानी बातों को उठा करके उनके बारे में वापस डिस्कशन करने में, इन सब बार बार इन्हीं चीज़ों को करने में, इन सब में उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड इसीलिए वो आगे बोलते हैं फॉर वंस लेट मी हैव अ ट्रूस विथ इम्पर्टिनेंस, ठीक है। ट्रूस यानी कि इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है गुस्ताखी, ठीक है, और ट्रूस का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है। यानी कि ट्रूस विथ इम्पर्टिनेंस यानी ये जो बेसिकली ये जो चीज है ये उनके लिए गुस्ताखी है, गलती है, ठीक है, जो लोग करते हैं कि हम दोस्तों के साथ चल रहे हैं, वही पुरानी बातें उठा रहे हैं, उसी को डिस्कस कर रहे हैं, ये उनके लिए प्रोडक्टिव चीज नहीं है, ऐसे समझो कि उनके लिए प्रोडक्टिव चीज नहीं है। तो उनको ये लगता है कि इसके लिए एक मिनट जरा रुको, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, और मैं इसके लिए ये एग्री करता हूं कि मैं इसके लिए आर्ग्यूमेंट भी कर सकता हूं, ये उनका कहना है। क्या लिख रहे हैं वो, फिर से पढ़ती हूं मैं, फॉर वंस एक बार के लिए लेट मी हैव अ ट्रूस विथ इम्पर्टिनेंस, ठीक है, मुझे लेट मी हैव, मी उन्होंने खुद के लिए यूज किया है, ट्रूस विथ इम्पर्टिनेंस। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि एक बार हमने कर ली ये चीज चलो ठीक है, बट बार बार वही चीज करना मैं इसके लिए नहीं बना, और मुझे ये चीज नहीं पसंद है, ठीक है। तभी तो आगे उन्होंने इंस्टेड लगाया हुआ है ना, वरना वो इंस्टेड क्यों लगाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो इंस्टेड और फॉर वंस लेट मी, ये दो चीज इंटररिलेट कर रही हैं। अगर ये यहाँ पे इंस्टेड नहीं लगाया होता तो ये जो फॉर वंस लिखा है ना, इसका मीनिंग चेंज होता। गिव मी द क्लियर ब्लू स्काई ओवर माई हेड and the green turf beneath my feet, a winding road before me, and a 3 hours march to dinner, and then to thinking, it is hard if I cannot start some game on these lone heats. अब वो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ऊपर की जो चीज़ें करी ये उन्हें पसंद नहीं आती, ठीक है, और ये उनके लिए गलती है, ये जो चीज़ वो लोग करते हैं ये उनके लिए एक तरीके से गलती है, और इसके लिए वो बात करने को भी रेडी नहीं होते हैं बेसिकली, ठीक है, इसके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। ट्रूस बेसिकली नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। आगे वो ये बोलते हैं कि मुझे एक ब्लू स्काई दो ओवर माई हेड, ठीक है, एंड ग्रीन ट्रफ बीनीथ माई फीट। ट्रफ का क्या मतलब हुआ, ट्रफ जब आप ग्राउंड में जाते हो तो आप देखते हो ना, छोटी छोटी घासें एकदम प्लेन उगी हुई होती हैं, उन्हें ट्रफ बोलते हैं। तो वो यही कह रहा है कि मुझे वो घास की जो एक फील्ड है, वो ग्रास की फील्ड है, ग्रीन कलर की, ग्रीन इसीलिए ग्रास ग्रीन होती है, ग्रास की जो फील्ड है वो दो मेरी फीट के नीचे, अ विंडिंग रोड बिफोर मी, और एक सड़क दो मेरे आगे जहां पे हवा चल रही हो, एंड अ 3 hours मार्च टू डिनर, और यानी जहां मुझे डिनर करने जाना हो वो जहां मैं हूं उस जगह से 3 घंटे की दूरी पे हो, एंड देन टू थिंकिंग, और मुझे सोचने का वक्त दो। इट इज हार्ड इफ आई कैन नॉट स्टार्ट सम गेम ऑन दीज लोन हीट्स, और ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं अकेले कुछ गेम खेलना ना शुरू कर दूं इन खाली सड़कों पे।
बेसिकली वो सिचुएशन दिखा रहे हैं कि एक ऊपर पूरा नीला आसमान है, नीचे ग्रास की फील्ड है, आगे खाली रोड है और वो उस पे चले जा रहे हैं 3 घंटे तक मार्च करते हुए अपने उस जगह पे जहाँ पे उन्हें डिनर करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो अकेले हम लोग टहलते हैं ना कभी कभी शाम को फील्ड पे या रोड पे, ये उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। और उनको ये सिनेरियो, ऑथर को ये सिनेरियो इतना ज्यादा पसंद है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसी चीज दो और अगर मैं उस ना सोचूं, ठीक है, अगर मैं उस टाइम पीरियड में सोचूं ना या मैं उन खाली सड़कों पे खुद खेलना ना शुरू कर दूं तो बेकार है। यानी उनको ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू दोस्त के साथ टिलबरी और पोस्ट चेस पे चढ़ करके और बार बार वही सारी पुरानी बातें जो कि यूजलेस है उनके बारे में बात करने के बजाय। ठीक है, वो इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग फॉर जॉय। और फिर वो बता रहे हैं कि इन खाली सड़कों पे वो क्या क्या करेंगे, वो हंसेंगे, वो भागेंगे, वो जंप करेंगे और वो खुशी से गाना गाएंगे। From the point of yonder rolling cloud, now what is yonder? Yonder एक archaic word है और इसका मतलब होता है at a distance। ये इसके 2-3 मीनिंग होते हैं बट यहाँ पे at a distance के सेंस में यूज हुआ है। From the point of yonder rolling cloud, ठीक है, जहां से, जिस पॉइंट से, थोड़े दूरी पे जिस पॉइंट से, ये मतलब हुआ पॉइंट ऑफ यॉन्डर, यानी थोड़ी दूरी पे जिस पॉइंट से क्लाउड जो है वो रोल कर रहे हैं, यॉन्डर रोलिंग क्लाउड, आई प्लंज इनटू माय पास्ट बीइंग एंड रिवील देयर एज द सन बर्न्ड इंडियन प्लंज headlong into the waves that wafts him to his native shore। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो होता क्या है, जब ये जो लोग सी में गए होंगे वो जानते होंगे। पहले मैं सिनेरियो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जब आप सी में होते हो, ठीक है, तो आप बीचेस में जब आप जाते हो, ठीक है, सी के पास, सी के किनारे, सी शोर पे जब आप जाते हो तो आप वो लेते हो ना, सनशाइन को एब्जॉर्ब करते हो, विटामिन डी लेते हो ना, जिसको हम सनबाथ बोलते हैं। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं, ठीक है, कि जब आप सनबाथ लेते हो और जब हम सी में जाते हैं तो जनरली जो लोग रह रहे हैं कोस्टल एरियाज में उनको ये पता होगा, हम क्या करते हैं, जब वेव आ रही होती है तो हम अपने सर की तरफ से उस पर जंप करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत मजा आती है करने में, मैंने खुद भी किया हुआ है। ठीक है, मतलब वो मेरे पास है एक वीडियो बट दैट इज माई पर्सनल वीडियो, तो मैं दिखा नहीं सकती, अदरवाइज मैं दिखा देती आपको, जैसे मैं फोटोज दिखाती हूँ। तो हम जंप करते हैं, तो जब हम वेव में जंप करते हैं ना, तो हम जिस जगह पे जंप करते हैं वेव हमें वहां से कहीं और ही ले जा करके फेंकती है। मतलब हम उस जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं और हम किसी और जगह पे आगे को बढ़ जाते हैं क्योंकि वेव इतनी प्रेशर से आ रही होती है। तो यहाँ पे यही सीन है। अब इस सीन को माइंड में रखना एंड मैं वापस से रीड कर रही हूँ। From the point of yonder rolling cloud, I plunge into my past being and reveal there। क्या बोल रहे हैं कि जो थोड़ी डिस्टेंस पे, जो जिस पॉइंट पे जो क्लाउड है वो रोल कर रहे हैं, ठीक है, जो बादल है वो पूरे छा रहे हैं और वो चल रहे हैं साथ में, जब मैं वहां तक पहुंचता हूं तो मैं अपने पास्ट में जंप कर जाता हूं और मैं वहीं पे रहता हूं। अक्सर ऐसा होता है ना, जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो हम टहल रहे होते हैं और हम पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं, ये कुछ वैसा वाला सिनेरियो है। अब वो कंपेयर करते हैं कि वो कैसे जंप करते हैं, ठीक उसी तरह जंप करते हैं जैसे जो सनबर्न इंडियन होता है। यानी सनबर्न क्यों, जब हम सनबाथ ले रहे होते हैं तो सनबर्न हो जाता है ना, उसी का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कि जो सनबर्न इंडियन होते हैं वो जिस तरीके से वेव में अपने सर के बल कूदते हैं और फिर जिस तरीके से वेव उनको कहीं और ले जाती है, किसी और डायरेक्शन में, वाफ्ट का मतलब यही हुआ, किसी और डायरेक्शन में ले जाती है उनके नेटिव शोर, यानी जो उनका पास वाला शोर है वहां पे जिस तरीके से वेव उनको ले जाती है, ठीक उसी तरीके से वो भी अपने पास्ट में चले गए थे। आगे वो क्या बोलते हैं, देन लॉन्ग फॉरगॉटन थिंग्स लाइक संकन। रैक का क्या मतलब हुआ पे, संकन यानी कि जो अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, और रैक यहाँ पे पेन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, जो उनके पेन्स थे पुराने वो सब उनको याद आने लगे। एंड समलेस ट्रेजरीज, साथ ही साथ वो अच्छी मेमोरीज भी याद आने लगी जिनको हम सम नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। समलेस अनकाउंटेबल मेमोरीज। ट्रेजरीज बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में आया है, मेमोरीज के सेंस में आया है। तो दोनों ही मेमोरी, पॉजिटिव और नेगेटिव मेमोरी जो उनकी पास्ट की थी, जिनको वो भूल चुके थे, वो सब उनको याद आने लगी। बर्स्ट अपॉन माई ईगर साइट, यानी मेरी जो
आंखें थी उनके सामने, जैसे हम बोलते नहीं है कि आंखों के सामने से घूम गया, कुछ वैसा वाला सीन, सब कुछ उनके सामने आ रहा था, ठीक है, एंड उनके जो इमोशंस थे वो चेंज हो रहे थे। एंड आई बिगिन टू फील थिंक एंड बी माई सेल्फ अगेन, और मैं फिर उसी चीज को वापस से फील करने लगा, उनके इमोशंस चेंज हो रहे थे, उसको फील करने लगे, उसके बारे में सोचने लगे, और वो फिर से कुछ वक्त के लिए वही हो गए थे जो वो थे। इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें एक और चीज पता लग रही है, इन डेप्थ मीनिंग, कि ये राइटर ने कब लिखा है? जब ऑथर एक सर्टेन एज को क्रॉस कर चुका है, राइट? वो अपनी 25 के एज के ऊपर है, 25 की एज के ऊपर है, क्योंकि ये सिनेरियो, क्योंकि ये सीन तभी होता है, ठीक। यहाँ पे क्या मतलब है? आई बिगिन टू फील एंड थिंक, ये तो चलो समझ में आया, एंड बी माई सेल्फ अगेन, बिकॉज क्या होता है जब हम 25 की एज को क्रॉस करते हैं तो हम दूसरे लोगों के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा नहीं भी करते हैं तो एट सम पॉइंट आपको करना पड़ता है। आपको अपनी जो इच्छाएं, अपनी जो डिजायर है, या आप खुद जैसे हो उसको पीछे रखना पड़ता है और दूसरों को कंसीडर करना पड़ता है, होता है ये, ठीक। तो इंसान जो एक्चुअल में है वो कहीं ना कहीं खो जाता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे बी माई सेल्फ का वही मतलब है, और बी माई सेल्फ अगेन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ऑथर ने ये एक सर्टेन एज में लिखा है और वो वापस से अपनी 20s और टीन एज जो इसकी है वो वहां गया हुआ है। जो हम एक्चुअल पर्सनैलिटी होते हैं ना, वो हम टीन एज और स्टार्टिंग 20s में ही होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन जो एक 30s को अपने क्रॉस कर गया हो या जो 25 को क्रॉस कर गया हो, समझ रहे हो? तो यहाँ पे बी माई सेल्फ अगेन ये चीज भी शो कर रहा है। Instead of a awkward silence broken by attempts at wit or dull commonplaces, mine is that undisturbed silence of the heart which alone is perfect eloquence. Eloquence का मतलब होता है rhetoric, ठीक है? तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जो एक अवेकवर्ड साइलेंस होता है बाकी लोगों की लाइफ में, जो कि एक वेट या फिर डल कॉमन प्लेसेस के द्वारा ब्रेक कर दिया जाता है, जो कि ब्रेकेबल होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। जैसे आप किसी रूम में बैठे हो, ठीक है, और आप ये कह रहे हो मम्मी मैं चुपचाप बैठा हूँ, मुझे बैठे दो थोड़ी देर। इट इज नॉट पॉसिबल। आप सर्टेन टाइम तक बैठ पाओगे, बट उसके बाद कोई ना कोई आकर के आपको डिस्टर्ब जरूर कर देगा। अरे क्या अकेले बैठे हुए हो, चलो सबके साथ बैठो। यहाँ पे वही वाला सीन बता रहे हैं वो। यहाँ पे जो उनका मतलब है ना, ब्रोकन बाय अटेम्प्ट्स एट विट और डल कॉमन प्लेसेस, यहाँ से वही मतलब है। लेकिन उनका साइलेंस ऐसा नहीं है। माइन इज दैट अनडिस्टर्ब्ड साइलेंस। उनका जो सॉलिट्यूड है वो अनडिस्टर्ब्ड है ऑफ द हार्ट। उनका जो साइलेंस है वो सिर्फ दिल का है, ठीक है। विच अलोन इज परफेक्ट इलोक्वेंस, जो कि अकेले में ही बहुत ही रिटोरिक है, बहुत ही प्योर है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे बेसिकली इनर पीस और आउटर साइलेंस को उन्होंने कंपेयर किया है, इसको समझो, ठीक है। यहाँ पे बहुत डीप मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि जो आपका मन की शांति है, जो आपके दिल की शांति है, वो शांति आपको बाहर कहीं नहीं मिल सकती। अगर आपको ट्रू साइलेंस ढूंढना है, अनडिस्टर्ब साइलेंस ढूंढना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका मन और आपका हार्ट साइलेंस हो सके। साइलेंट मतलब हार्ट बीट स्लो होना नहीं, मतलब फिर तो आप ऊपर ही पहुंच जाओगे, परमानेंट साइलेंस वैसा वाला नहीं, मतलब बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस ना है। आप जो हो आप वो खुद में रह सको। पता है दिस इज द रीजन कि लोग माउंटेन्स पे जाते हैं, लोगों को माउंटेन्स पसंद होता है, क्योंकि वहां पे उनको पीस मिलता है, एंड वही एक्चुअल साइलेंस होता है। जो साइलेंस हम सोचते हैं ना कि हम कमरे में रह करके और साइलेंस में, दैट इज नॉट अ प्योर साइलेंस। वो किसी ना किसी तरीके से ब्रेक ही हो जाएगा। यहाँ पे जो विट है वो सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं आया है, वो आपके इनर माइंड के लिए भी आया है। अगर आप शांति से कमरे में भी बैठे रहोगे ना, तो आप उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहोगे जिनमें दिमाग लगना है बहुत ज्यादा, या जो इंपॉर्टेंट है, जैसा उन्होंने ऊपर बोला भी था, ठीक है। क्लियर हुआ? तो वो यही कह रहे हैं इस लाइन में, वो आउटर साइलेंस और इनर साइलेंस को कंपेयर करके बताते हैं कि जो इनर साइलेंस है वो मिलती है जर्नी पे, जब आप सोलो ट्रेवल करते हो तो, ठीक है। ओके, सो यहां तक था आपका पार्ट 1। आगे का हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। एंड वन थिंग मोर,
इसके भी कई पार्ट्स बनेंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा है, ठीक है। एंड आखिरी में जैसे मैं हमेशा करती हूँ, लास्ट पार्ट में मैं इसका एनालिसिस दूंगी और मैं ये बताऊंगी कि टाइटल क्यों एप्ट है, ठीक है। जो टाइटल इन्होंने दिया है ऑन गोइंग अ जर्नी वो क्यों एप्ट है मैं ये बताऊंगी। तो ये था पार्ट 1 आपका। क्लियर? टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।